काम ज्यादा करें, बात कम करें। बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले 20 सालों से फिसड्डी है, कब आएगा आपके 5 टॉप राज्यों में बिहार? ये सवाल है हमारा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात करने जा रहा हूं स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर बिहार में सत्ता परिवर्तन की असली कहानी। आखिरकार क्या हुआ जो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए? एक लाइन में अगर कहूं तो वो है, नीतीश कुमार अड़ गए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। सिंपल कहानी है, लेकिन नीतीश कुमार किस मोड़ पर अड़े ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझना ज्यादा जरूरी है। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार को दिल्ली आना था राज्यसभा के शपथ ग्रहण के लिए। शपथ ग्रहण हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात होनी थी दिल्ली में ही। विनोद तावड़े बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रांत प्रभारी हैं। उनके दिल्ली आवास पर एक बैठक होनी थी। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हवाले से पर्ची के जरिए नाम निकलना था, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वो बैठक नहीं हो पाई। वो बैठक क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे वजह थी पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का व्यस्त रहना। दोनों दिल्ली में नहीं थे, लिहाजा कोई कम्युनिकेशन नहीं था। कहा गया इसको टाल दो। और उस टलने के बाद जानते हैं क्या हुआ? 10 अप्रैल को जब राज्यसभा के शपथ ग्रहण के लिए नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, तो उनको अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली में ठहरना था। एनडीए के आला नेताओं से मिलना था, बात करनी थी जो नया मुख्यमंत्री होगा उसको कैसे राज्य चलाना है, क्या कुछ प्रभार कैसे सौंपना है। तो चूंकि विनोद तावड़े के घर की वो बैठक नहीं हुई, उस बैठक के लिए बुलाया गए थे सम्राट चौधरी। उस बैठक के लिए बुलाए गए थे नित्यानंद राय, जो केंद्रीय गृह मंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के साथ गृह राज्य मंत्री हैं। लंबे समय तक उनके मंत्रालय के साथ रह करके कामकाज का तरीका सीख रहे हैं। उनको भी उस बैठक में जाना था। उस बैठक में श्रेयसी सिंह को बुलाया गया था। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बुलाया गया था। तमाम आला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था और हॉटलाइन से तय होना था बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वो बैठक नहीं हुई। उस बैठक से पहले तक सम्राट चौधरी जो गोटियां चल गए थे, उसमें उन्हें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर रजामंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बैठक नहीं हुई, तो मायूस होकर लटके चेहरे के साथ साथ सम्राट चौधरी झटके से पटना लौट गए। कहते हैं उनकी वो नाराजगी या वो उनका जो चेहरा था, वो देख के नीतीश कुमार को लगा कि अब हस्तक्षेप करने का समय आ गया। नीतीश कुमार एक झटके में 10 तारीख को ही जब सब कुछ हो गया, तो 11 की सुबह पटना पहुंच गए। नहीं ठहरे वो दिल्ली, और दिल्ली में जाकर के उन्होंने हॉटलाइन पे गृह मंत्री अमित शाह से बात की, वीटो लगाया सम्राट चौधरी के नाम पर। सम्राट चौधरी के नाम पर वीटो क्यों लगाया, इसके पीछे की वजह को समझेंगे तो बड़ा रोचक है। दरअसल सम्राट चौधरी के नाम पर वीटो लगा करके नीतीश कुमार शक्नी चौधरी से अपना पुराना दोस्ती का कर्ज अदा कर गए। नीतीश कुमार की यह आदत रही है, वो दोस्ती का कर्ज अदा करते रहे। वो 2015 में भी लालू प्रसाद यादव से उनकी जो दोस्ती रही थी, उस दोस्ती के कर्ज को उतारने के क्रम में तेजस्वी यादव को अपने मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बना दिया था। यूं तो तेज प्रताप यादव को उस मंत्रिमंडल में रखा गया था पहली बार में, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तेजस्वी यादव को। कंधे पर हाथ रख के नीतीश कुमार ने कहा था, अब आपको ही मेरा भविष्य देखना है। तो लेकिन जो कुछ भी आरजेडी के साथ वो समझौता नहीं चल पाया। आरजेडी का जो अपना तरीका है, उस तरीके में वो काफी दूर होते गए। दोबारा भी मौका आया 2022 में, फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया तेजस्वी यादव को। फिर गड़बड़ियां शुरू हुई, लेकिन इस बार नीतीश कुमार सजग हो गया। उन्होंने बाय बाय टाटा कर दिया लगभग मोटे तौर पे, आगे एनडीए में वापस। और इस बार उन्होंने कर्ज अदा की वही 1995 में अपने पुराने दोस्त शक्नी चौधरी से। शक्नी चौधरी उस दौर में नीतीश कुमार के साथ थे जिस दौर में बोलबाला था लालू प्रसाद यादव का, और लालू प्रसाद यादव के रहते हुए, उनके बोलबाले के रहते हुए नीतीश कुमार का अलग हो जाना लालू प्रसाद यादव से। 1994 में जो समता पार्टी बनी, उस समय अगर कोई कद्दावर व्यक्ति नीतीश कुमार के पीछे खड़ा था तो वो शख्स शक्नी चौधरी ही थे। समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, तारापुर के इलाके से हैं, लखनपुर उनका गांव है, और उनकी कद्दावर या अदावत जो थी, बड़ी अपने आप में बड़े नेता थे। कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं और कुशवाहा जाति से हैं। उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया कोयरी कुर्मी कुशवाहा का। कोयरी कुर्मी कुशवाहा जो लव कुश की जोड़ी कही जाती है। भगवान राम के पुत्र थे, जुड़वा पुत्र थे लव और कुश।
बिहार में लव की जो जाति है उन्हें कुर्मी कहा जाता है। सब जमीन का ही कारोबार करते हैं, लेकिन कुर्मियों की आबादी थोड़ी कम है बिहार में। कुर्मियों की ज्यादा आबादी झारखंड में चली गई। आप महतो वगैरह वहां जो है कुर्मी है, वो बिहार विभाजन के बाद से झारखंड के इलाके में कुर्मी ज्यादा हो गए, बिहार में उनकी आबादी कम रह गई। लेकिन उन दिनों एक ही था, 95 की 94 की बात कर रहे हैं, झारखंड तो 2000 में बना है। तो उस समय कुर्मी कोयरी कॉम्बिनेशन से एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता था जो बिल्कुल टक्कर दे सकता था यादव को। यादव ओबीसी के अंदर एक कद्दावर ताकतवर जाति थी, और अगर कुर्मी जो विनम्र छवि वाले होते हैं, आज मौजूदा बिहार में नालंदा राजगीर के इलाके में है, नीतीश कुमार की जाति के लोग हैं, कुर्मी हैं, बिहार की आबादी महज 2% आबादी। इतनी कम आबादी रहने वाले जाति को सत्ता 20 साल तक रह जाए उनके हाथ में, ये मुमकिन नहीं था। ये मुमकिन तभी हो पाया जब शक्नी चौधरी की जाति, जो कोयरी जाति है या कुशवाहा जाति है, उनके साथ जुड़ी रही, अटूट तौर पे जुड़ी रही, जिसको कुश कहते हैं। कुश के संतान लव के संतानों के साथ इकट्ठा रहे, लव कुश की जोड़ी चलती रही, इसलिए बिहार में 21-22 साल तक नीतीश कुमार अक्षुण्ण राज करते रहे। और ये पूरी आबादी जो लगभग यादवों के बराबर होती है ओबीसी में डिफाइन करे तो अल्पसंख्यक आबादी के बावजूद नीतीश कुमार इसलिए मौजूद रहे कि शक्नी चौधरी जैसे कद्दावर आबादी वाले कुशवाहा जाति के, कोयरी जाति के व्यक्ति उनके पीछे रहे। तो उसी कर्ज को अदा करने का ये वक्त था। सम्राट चौधरी को यूं तो उन्होंने अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बना रखा था अपनी सरकार में, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो कहते हैं नीतीश कुमार पटना लौट करके सीधे अमित शाह को फोन लगा गए और उन्होंने कहा मेरी बात मानिए, आपका 10 तारीख की मीटिंग कैंसिल हो गई है। यहाँ बड़ा हलचल है, जब तारीख तय है कि 15 तारीख को बिहार का नया मुख्यमंत्री होना है, तो मैं आपसे सलाह लेता हूँ या आपको देता हूँ कि आप सम्राट चौधरी को अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से क्या फायदा हुआ जानते हैं नीतीश कुमार का? पहले भी मैंने एक वीडियो में कह रखा हूं, बिहार का जो मौजूदा मुख्यमंत्री होगा 2 खड़ाव लेकर चलेगा। एक खड़ाव वो नीतीश कुमार का होगा, क्योंकि इसी आश्वासन के साथ ही नीतीश कुमार ने सत्ता की कुर्सी छोड़ी है कि अगले 25 से 30 तक का पूरा कार्यकाल नीतीश कुमार का कार्यकाल होगा। जैसे सप्त क्रांति का जो कार्यक्रम है, उनका जो कुछ भी है, उसका सप्त संकल्प का कार्यक्रम का 3रा चरण है, उसे ये सरकार को 2030 तक पूरा करना है। पूरी सरकार नीतीश कुमार के नाम पे चलनी है। ये आश्वासन लेकर ही नीतीश कुमार तैयार हुए थे मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के लिए, या फिर यूं कहे राज्यसभा जाने के लिए। तो उस आश्वासन की पूर्ति तब हो सकती है एक खड़ाव नीतीश कुमार का लेकर के आप उस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति चले। तो इस लिहाज से बड़े मुफीद है सम्राट चौधरी। और दूसरा खड़ाव केंद्रीय नेतृत्व का हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, अमित शाह का हो, वो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का हो। ये 2 अलग अलग खड़ावों को प्यार में डाल के ही कोई व्यक्ति चल सकता है मुख्यमंत्री के तौर पे 2030 तक। ये नीतीश कुमार चाहते थे। इस लिहाज से सम्राट चौधरी मुफीद बैठते थे। उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम कहवा करके उस पर सहमति लेके गृह मंत्री अमित शाह से एक लिहाज से 2 खड़ावों की सरकार चलानी सुनिश्चित कर दी। इसका नजारा आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी के कमरे की स्थिति देखिए, उनके पीछे जो तस्वीरें लगी पड़ी है देखिए, आप गौर से देखिए। उनमें शक्नी चौधरी की तस्वीर है, उनकी स्वर्गीय माताजी पार्वती देवी की तस्वीर है। उस तस्वीर में एक तस्वीर है बड़ी महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार की तस्वीर है वहां पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो होनी ही है। लेकिन अमूमन ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के दफ्तर आप देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर होती है, गुरुजी की तस्वीर होती है, अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर होती है। यहाँ किसी की तस्वीर नहीं दिख रही है। इनफैक्ट नितिन नवीन की तस्वीर नहीं दिख रही है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जब सम्राट चौधरी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके मातहत काम कर रहे थे। बहुत जूनियर है बिहार के पॉलिटिक्स में, केंद्रीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। इस लिहाज से सम्राट चौधरी उनकी तस्वीर लगाने के बजाय जेपी नड्डा की तस्वीर अपने यहाँ लगा रखी। तो अब समझ सकते हैं इस पूरे सत्ता समीकरण को, ये समीकरण कितना महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार वहां मौजूद है, लेकिन गुरु गोवलकर वहां मौजूद नहीं है। वहां पर आरएसएस के जो मूल व्यक्ति हैं दीनदयाल उपाध्याय मौजूद नहीं, आरएसएस का कोई नहीं। अब एक बात और बता दे कि सम्राट चौधरी के नाम पर अगर कोई सहमत नहीं था तो आरएसएस सहमत नहीं था। क्यों नहीं सहमत था, इसके पीछे वजह बता दूं आपको, याद दिला दूं। जब बिहार में प्रांत प्रचारक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी 1995 से और 2000 के बीच में, उन दिनों शक्नी चौधरी निकल के चले आए थे राबड़ी देवी की सरकार के साथ। और उस सरकार में एक कम उम्र में राकेश कुमार के नाम से व्यक्ति को नापतौल मंत्री बना दिया गया था। वो यही राकेश कुमार थे, सम्राट चौधरी, जिन्होंने अदालत में अपनी रिहाई के लिए बताया था कि वो नाबालिग उम्र के हैं। और उसके बाद हुआ था, सूरजभान थे राज्यपाल बिहार के, राज्यपाल ने एक अधिसूचना जारी करके जो मौजूदा मंत्री थे 6 महीने के अंदर उनको बर्खास्त कर दिया, इस बात पर कि वो नाबालिग है, उनके ऊपर आपराधिक मामला है। और बाद में ही सम्राट चौधरी, जो राकेश कुमार थे, सम्राट चौधरी के नाम से नाम परिवर्तित करके पूरी पॉलिटिक्स में आया। तो ये सब कुछ आंखों देखा है मोहन भागवत जी का।
इसलिए अगर कंसेंट लिया जाता बिहार के नेतृत्व पर, जाहिर तौर पर आरएसएस से लिया जाता रहा है, तो मोहन भागवत बिल्कुल ना नुकर कर जाते। तो मोहन भागवत तक मामला जाए उससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, तब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम पर अमित शाह से रजामंदी करा ली। क्या एक लिहाज से वीटो का इस्तेमाल कर लिया। इसलिए वीटो का इस्तेमाल कर लिया, उनको चाहिए था 2 खड़ाओं की सरकार वाला व्यक्ति ही बिहार में सत्ता में बैठे। उनका हित सद रहा था। आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड की जो पॉलिटिक्स है, वो इस लेगेसी के जरिए, सम्राट चौधरी के लेगेसी के जरिए, जो कभी आरजेडी में थे, आरजेडी मंत्री बने थे, फिर बाद में जनता दल यूनाइटेड में आए, फिर बीच में कुछ दिनों हम में रहे, फिर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बने। एक झटके में 9 साल 8 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स करते हुए वो मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाई है। वो व्यक्ति कौन है? सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी के लिए कंसेंट नहीं लिया गया आरएसएस, ये बात जान लीजिए। अब सम्राट चौधरी 2030 तक का जो कार्यकाल है पूरा कैसे करेंगे, या आरएसएस क्या इतना कमजोर हो गया है कि उसके कंसेंट के बिना भारतीय जनता पार्टी का कोई नया मुख्यमंत्री वहां चला पाएगा, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौर में आपको बता दें आरएसएस की पसंद कौन होते थे। आरएसएस की पसंद जाहिर तौर पर नित्यानंद राय होते। नित्यानंद राय इस लिहाज से थे कि अमित शाह ने लगातार लंबे समय से उनको अपने मातहत रख करके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनकर उनको राजकाज में प्रवीण किया है, तरीका बताया है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको केंद्र में ले जाकर के अमित शाह ने बिल्कुल तैयार किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी का अवसर आएगा सरकार बनाने का, नित्यानंद राय मुफीद व्यक्ति होंगे। लेकिन अब सम्राट चौधरी की बारी आ गई। अब नित्यानंद राय की बात ही क्यों करें, सम्राट चौधरी के साथ साथ नीतीश कुमार की सरकार में विजय कुमार सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री थे, और नीतीश कुमार के इन 2 मुख्यमंत्रियों के बीच जो अदावत है सब जानते हैं। विजय सिन्हा को कहीं से भी सम्राट चौधरी पसंद नहीं थे, खास करके जब विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। तो एक बार तो बिल्कुल टकरा गए थे मंत्री के तौर पे जब बात कर रहे थे अपने तरीके से। आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए इस सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल होना चलता। ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। या थोड़े उच्छृंखल तरीके से सम्राट चौधरी तो अड़ गए थे। देखिए क्या प्रसंग था, वो सब कुछ सार्वजनिक है, ये सब कुछ वायरल है कि विजय सिन्हा मौजूद थे विधानसभा अध्यक्ष कुर्सी पर एक मंत्री के नाते, क्या व्यवहार किया सम्राट चौधरी ने। ऐसे कई मतभेद, ये अदावत बहुत मशहूर थी दोनों उप मुख्यमंत्री के बीच में नीतीश कुमार के। इसका फायदा नीतीश कुमार अपने हिसाब से लेते थे। और विजय कुमार सिन्हा के बारे में बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए पटना गए थे। उन्होंने वजन बढ़ा दिया था विजय कुमार सिन्हा का। विजय कुमार सिन्हा के परिवार में शादी का उत्सव था, उस सीधे रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय कुमार सिन्हा घर चले गए थे। तब से ये उम्मीद कर रहे थे विजय कुमार सिन्हा कि उनके किस्मत की भी लॉटरी खुल सकती है, जब बिहार में मुख्यमंत्री चुनने की बारी आएगी तो वो उनका नाम आ सकता है। इस लिहाज से वो काफी एग्रेसिव थे नई सरकार में। जब उनको बनाया गया था भू राजस्व मंत्री, तो जिस हिसाब से कन्फ्रंटेशन, जिस ईमानदारी से वहां लड़ रहे थे, भूमि पट्टों को लेकर के वो कर रहे थे, सब कुछ पूरे सिस्टम को बदलने की बात कर रहे थे। वो एग्रेशन इसलिए था कि विजय कुमार सिन्हा अपने को पोजिशनिंग ले रहे थे कि नीतीश कुमार जाएंगे तो एक मजबूत नाम के तौर पर विजय सिन्हा भी मुख्यमंत्री कंटेंडर के तौर पर होंगे। लेकिन हुआ क्या, जब सम्राट चौधरी का नाम आया सामने, तो उनके नाम के अनुमोदन करने के लिए, प्रस्ताव करने के लिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, यही विजय सिन्हा था। राजनीति में ऐसा होता है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का, और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव किया। विजय सिन्हा लंबे समय से आरएसएस कैडर से हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, और उनको सम्राट चौधरी पसंद नहीं थे। जबकि प्रस्ताव देने की बारी जब आई विधानसभा विधायक दल के मेंबर के बीचों में, तब विजय सिन्हा खड़ा किया गया, उन्होंने प्रस्तावित किया। और ये अलग बात है कि वही भू राजस्व मंत्रालय उनसे अलग कर लिया गया।
ये बड़े राजनीति में अपने हिसाब से चीजें चलती हैं, आगे क्या होगा देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो हालत है बिहार में, अंदरूनी जो कहानी है सत्ता परिवर्तन की, जिस सत्ता परिवर्तन में एक गैर आरएसएस का व्यक्ति, गैर आरएसएस पृष्ठभूमि का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन करके बिहार के शासन में आया, शासन तंत्र में आया। देखना है वो आरएसएस संघ की जो विचारधारा है उसमें किस ढंग से खुद को सही ठहरा पाता है। हालांकि अब तक जो बयान आया है वो समरस सा बयान आया है, बिल्कुल दिख रहा है अपने हिसाब सम्राट चौधरी जनता दल यूनाइटेड की जो पृष्ठभूमि है, जिसमें हिंदू मुस्लिम गठजोड़ को लेकर के बीते 21-22 साल तक लगातार चलते रहे नीतीश कुमार, उसी हिसाब से चलना चाहते हैं। वो बुलडोजर के अंदाज में नहीं चलना चाहते। वो पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ ने एग्रेशन तरीके से संघ की विचारधारा को लागू किया है, शायद सम्राट चौधरी के हवाले से मुमकिन नहीं हो। सम्राट चौधरी की पृष्ठभूमि उस ढंग से है, तो ये बातें धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को असहज करेंगी। उस असहजता स्थिति में क्या 2030 तक सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में रहेंगे या केंद्रीय नेतृत्व कुछ मजबूत हस्तक्षेप करेगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल बिल्कुल ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नाम के मुख्यमंत्री के तौर पर है, लेकिन ऐसा ही समाजवादी पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति जो जनता दल यूनाइटेड का हो, हम का हो, वो बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ गया है। और आपको बता दूं, जब तक सम्राट चौधरी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के फेस के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद रहेंगे, तो जनता दल यूनाइटेड के विस्तार की जिम्मेदारी जो निशांत कुमार के हवाले की गई है उनके लिए मुश्किल बनता रहेगा, क्योंकि एक ही जाति बिरादरी या फिर बहुमत वाली जाति बिरादरी सम्राट चौधरी हैं, उनके मातहत जनता दल यूनाइटेड अपने हिसाब से विस्तार नहीं पा सकता है। निशांत कुमार को विस्तार पाने के लिए वो कोयरी कुर्मी कॉम्बिनेशन को अपने हिसाब से मजबूत करना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक पासा चला है, लंबे समय से बिहार की राजनीति में कुशवाहा को लेकर के प्रतिद्वंद्विता सी चल रही थी। कुशवाहा आरजेडी के होंगे या जनता दल यूनाइटेड के होंगे, यही रुख बीते लोकसभा चुनाव के दरमियान आरजेडी ने अपनाया। आरजेडी कहते हैं कुशवाहा को जम के टिकट दी और लोकसभा में जो जीत के विजय रहा, आरजेडी ने अपनी स्थिति ठीक की। लालू प्रसाद यादव ने इसी कोयरी कुशवाहा कॉम्बिनेशन को तोड़ के, कुर्मी कुशवाहा कॉम्बिनेशन को तोड़ के किया। तो एक हिसाब से कुल मिलाकर कुशवाहा को अपनी ओर खींचने के लिए बिहार की राजनीति में जो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोगों के बीच में प्रतिद्वंदिता चली हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है और लगभग उस कम्युनिटी के अंदर ये तय हो गया है भारतीय जनता पार्टी उनकी रखवाला है। और अब ये लड़ाई जो प्रतिद्वंदिता है जेडीयू और आरजेडी के बीच में शायद ना हो पाए, लेकिन कहते हैं कि जो पसंद थे कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के, वो यादव ही थे, नित्यानंद राय थे। वो चाहती थी भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति से लगभग लालू प्रसाद यादव खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए। नित्यानंद राय होते तो ये काम कर पाते। अब सम्राट चौधरी इस काम को कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जो वोटिंग का तादाद है, जो संख्या है, वो आरजेडी के साथ इंटैक्ट है। बड़ी संख्या में तेजस्वी यादव को वोट मिला है इस बार। कहते हैं गणना करेंगे आप तो लगभग एनडीए और आरजेडी का वोट प्रतिशत लगभग एक है, ज्यादा कमी नहीं है। ये कॉम्बिनेशन है चुनाव की रणनीति का। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो तोड़जोड़ हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन जीतता हुआ नजर आया है, लेकिन कहीं से भी कमजोर नहीं है। वो इसलिए नहीं कमजोर है कि वोटर जो इंटैक्ट कुशवाहा हो या फिर ओबीसी के वोटर हो, तेजस्वी यादव के साथ थे। अब इस प्रयोग से जो कुशवाहा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है सम्राट चौधरी के नाम पर, वो प्रयोग अगर सफल होता है तो आने वाले दिनों में एक अस्थायित्व मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को बिहार की राजनीति में। लेकिन यह अस्थायित्व किस शर्त पर मिलेगा? जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से मर्ज कर ले भारतीय जनता पार्टी में। जो हालात है वहां लगभग ऐसा ही हो रखा है। बिहार के सत्ता परिवर्तन की असली कहानी यही थी। बिल्कुल स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर आपको बता रहा हूं। यही एक आधार था जिसकी वजह से उसके नाम की प्रस्तावना किसने की? तो विजय कुमार सिन्हा ने की, जिनको हमेशा से उम्मीद रही है कि वो आरएसएस के संघ के हैं और ज्यादा सत्यनिष्ठा के साथ संघ की विचारधारा का पालन कर सकते हैं जितना कि सम्राट चौधरी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।